हेलो गाइस, मैं प्रांजलि पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो उसी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे दिव्यांग जन के अधिकार के बारे में, राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये दिव्यांगजन होते कौन से। तो जो विकलांग जन होते हैं उन्हीं का ही एक नाम है दिव्यांगजन। और दिव्यांगजन इनका नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि ये जो विकलांगजन होते हैं इनके पास अपार क्षमताएं होती हैं और उन्हीं क्षमताओं को देखते हुए इनका नाम रखा गया दिव्यांगजन। और हाल ही में एक अमेंडमेंट हुआ था, दिव्यांगजन के अधिकारों का एक एक्ट आया था और उसमें अमेंडमेंट हुआ था 2016 या 18 में एक अमेंडमेंट हुआ था। उसके तहत कहा भी गया, हमारे पीएम ने भी अभी हाल ही में कहा था कि ये जो विकलांगजन है इनको विकलांगजन नहीं अपितु इन्हें दिव्यांगजन कह के पुकारा जाए। तो इसीलिए इनका नाम दिव्यांगजन रखा गया है। और ये कहना भी अपने आप में लाजमी है कि ये एक तरह से दिव्यांगजन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिव्यांगता का डेफिनेशन क्या है। दिव्यांगता का डेफिनेशन क्या है, तो जो ये दिव्यांगजन का जो डेफिनेशन है ये एक अधिनियम आया था 1995 में। गवर्नमेंट ने ये दिव्यांगजनों के समान अवसर और इनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक अधिनियम लाया था 1995 में। और उस अधिनियम के आर्टिकल 2 में इन दिव्यांगजनों की परिभाषा को डिफाइन किया गया था। मतलब एक परिभाषा दिया गया था दिव्यांगजनों के संदर्भ में, रेफरेंस में, कि दिव्यांगजन होते कौन है। तो ये जो दिव्यांगजन है, दिव्यांग उन व्यक्तियों को कहेंगे जो कि अगर किसी चिकित्सा अधिकारी ने, कोई चिकित्सा अधिकारी है और उस चिकित्सा अधिकारी ने क्या किया हो कि किसी व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट दे दिया जिसमें कि उनका जो 40% अंग है उस व्यक्ति का वो डिसेबल्ड है, या फिर उनका जो 40% कोई भी बॉडी है वो 40% तक निशक्त है, काम नहीं कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलेंगे निशक्त व्यक्ति या फिर दिव्यांग व्यक्ति बोलते हैं। और ये था, और इन विकलांगता में किन किन चीजों को रखा जाएगा, तो दृष्टिबाधिता यानी कि अगर किसी को दिखाई नहीं देता है, कम दृष्टि या फिर कम दिखाई देता है, कुछ स्ट्रोक अगर किसी को हुआ है तो उसे भी हम दिव्यांगता में रखेंगे। श्रवण बाधिता, अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसे भी हम दिव्यांगता में रखेंगे। चलन विकलांगता, कोई चल नहीं पा रहा है। मानसिक रोगियों को भी हम विकलांगता में रखते हैं। मानसिक मंदता को भी हम विकलांगता में रखते हैं। स्वलीनता, ऑटिज्म को, और प्रमस्तिक अंगघात को, इन सब चीजों को हम लोग विकलांगता में, मतलब गवर्नमेंट ने उस डेफिनेशन के अनुसार इन लोगों को विकलांगता में, ऐसे व्यक्तियों को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। तो हम लोगों ने देखा कि दिव्यांगता की परिभाषा किस एक्ट में दिया गया है। 1995 का जो एक्ट आया था दिव्यांगजनों के लिए, उसमें दिया गया है। और जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स जो निशक्त व्यक्ति होता है उसमें देखते हैं कि उनकी निशक्तता 40% से ज्यादा है, 40% तक है, तो ऐसे व्यक्ति को दिव्यांग घोषित कर देते हैं। और दिव्यांगता में क्या क्या चीजें आती हैं, मतलब कैसे कैसे लोगों को हम दिव्यांगता की श्रेणी में रख सकते हैं, तो इन सारी बातों को हमने अपने इस स्लाइड में देखा। इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे भारत में विकलांगता की श्रेणियां। भारत में विकलांगता का क्या कुछ कंडीशन है, किन श्रेणियों के व्यक्तियों को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो 1981 की जनगणना हुई थी और उस जनगणना में तीन तरह के लोगों को, और 2001 में 5 तरह की, और 2011 में 8 तरह के निर्योग्यताओं को विकलांगता का आधार माना गया था। यानी कि 1981 में 3 तरह की, और फिर 2001 में 5 तरह के, और फिर 2011 में 8 तरह के निर्योग्यताओं को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया था।
रखा गया था। 2016 में दिव्यांग श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया। तो 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो ये दिव्यांग व्यक्तियों की जितनी श्रेणियां हैं इसको बढ़ा करके 21 कर दिया गया। यानी कि 1981 में तो 3 तरह के लोगों को विकलांग माना जाता था, फिर 2001 में 5 तरह और फिर 2011 में 8 तरह की मेल योग्यताओं को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन जो 2016 में 1995 वाले अधिनियम में जो अमेंडमेंट हुआ उसके तहत दिव्यांग श्रेणियों को 21 कर दिया गया। और सबसे अच्छी चीज हुई थी 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या किया गया कि जिन महिलाओं पे एसिड अटैक हुआ है या फिर जिन पे एसिड अटैक हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे भी व्यक्तियों को आप विकलांगता की श्रेणी में रखेंगे, दिव्यांगता की श्रेणी में रखेंगे। तो विकलांग जनों के लिए राष्ट्रीय नीति एवं विकलांग जन अधिनियम 1995 में और इसका जो विकलांगता श्रेणी हेतु मेल योग्यताओं की संख्या बढ़ाने का जो उद्देश्य था वह था कि जो विकलांग जनों के लिए राष्ट्रीय नीति और विकलांग जन अधिनियम 1995 है इसमें आपस में अच्छे से सामंजस्य बढ़ाया जा सके, इसलिए ये संख्या बढ़ाई गई थी। और एसिड अटैक के जो महिलाएं हैं या फिर जो भी व्यक्ति हैं उनको भी हम विकलांगता की श्रेणी में अब जानते हैं, क्योंकि ये 2016 में जो अमेंडमेंट आया था इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एसिड अटैक से पीड़ित हैं उनको भी विकलांगता की श्रेणी में ही रखा जाए। और इसी तरह 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ विकलांग व्यक्ति हैं। यानी कि भारत में 2.68 करोड़ व्यक्ति 2011 की जनसंख्या के अनुसार विकलांग है और ये पूरी जनसंख्या के 2.21% है। कुल विकलांग व्यक्तियों में 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ स्त्रियां हैं। तो यानी कि पुरुषों की संख्या इसमें भी अधिक है, विकलांग जनों में भी पुरुषों की संख्या अधिक है, यानी कि 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ स्त्रियां हैं। हमने देखा स्लाइड में कि जो दिव्यांग जनों के अधिकार संशोधन विधेयक 2016 आया था उसमें विकलांगता की श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया तथा जो एसिड अटैक के पीड़ित थे उनको भी विकलांगता की श्रेणी में रखने की बात की गई। और हमने देखा कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ लोग क्या है, विकलांग है। तो इन चीजों को हमने देखा और अब हम लोग समझ लेते हैं विकलांगता संबंधी वैधानिक प्रावधान एवं कार्यगत संस्थान। अब देखेंगे कि इन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कैसी कैसी संस्थाएं बनाई हैं, हमारे भारत देश में कैसी संस्थाएं बनाई गई, क्या कुछ प्रावधान किया गया इन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया के संविधान में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए तो अनेक प्रावधान किए गए हैं। जो आर्टिकल 41 है उसमें तो स्पेशली विकलांग लोगों के लिए सहायता उपलब्ध करने की बात की गई है। और भी संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल डीपीएसपी में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं इन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। तो संविधान के अलावा हम और देखते हैं कि और कौन कौन से संस्थाएं हैं जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते हैं। तो उसमें है भारतीय पुनर्वास परिषद। तो देखेंगे कि भारतीय पुनर्वास परिषद कार्य क्या करता है और इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो ये जो भारतीय पुनर्वास परिषद था इसको 1992 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, भारतीय पुनर्वास परिषद को। और परिषद पुनर्वास व्यवसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण का नियमन और इसको मॉनिटर करती है और पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है। भारतीय पुनर्वास परिषद केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर के पुनर्वास और अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षण और व्यावसायिक उपकरण उपलब्ध कराती है। तो ये जो भारतीय पुनर्वास परिषद है ये संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था 1992 में। और जितने भी जो व्यावसायिक व्यक्ति हैं या जो भी कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण देने का, उनको रेगुलेट करने का, उनको मॉनिटर करने का कार्य ये करती है। और पुनर्वास और शिक्षा में
अनुसंधान को ये प्रोत्साहित करती है, इनके जो विकलांगजन है। तो ये सारा कार्य जो है ये भारतीय पुनर्वास परिषद करता है, और ये जो विकलांग पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हीं को पुनर्वास प्रदान करना, उन्हीं को प्रमोट करना, इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और फिर आता है विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त के बारे में पढ़ते हैं, सीसीपीडी के बारे में। तो ये कौन होते हैं, ये जो आयुक्त हैं ये कौन होते हैं, और इनकी व्यवस्था क्यों की गई थी विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 जो आया था उसके अंतर्गत इन्हें पावर दी गई थी। जो सीसीपीडी थे इनकी व्यवस्था, एक जो एक्ट आया था 1995 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, तो उसी में सीसीपीडी जैसे आयुक्त की व्यवस्था की गई थी। और इनका कार्य क्या था, ये क्या करते थे कि ये विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कार्य करते थे। यानी कि जो भी विकलांग व्यक्ति हैं उनके अगर अधिकारों का कहीं भी हनन हो रहा है तो उसको संरक्षित करने का कार्य ये सीसीपीडी करते थे। और नियमावली जो भी रूल्स हैं उसको लागू कराने और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को मना करने से संबंधित शिकायतों को देखने के लिए एक इन्हें सिविल कोर्ट की भी शक्ति दी गई है, पावर दिया गया है। ये जो सीसीपीडी होते हैं तो एक तरह का अधिकारी है जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो हमने सीसीपीडी के बारे में देख लिया, अधिकारी के बारे में जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। अब हम आते हैं, देखते हैं ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। तो ये जो ऑटिज्म और प्रमस्तिष्क अंगघात और जो मानसिक मंदता से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए बनाया गया था, उनके कल्याण के लिए बनाया गया था, या फिर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यास अधिनियम बनाया गया था 1919 में। तो देखते हैं इस न्यास का या फिर इस संस्था का क्या कार्य था। तो ये जो ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता, बहु विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम आया था 1999, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 2000 में राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की गई थी। और ये जो न्यास है ये विकलांग व्यक्तियों की संस्थाओं और उनके अभिभावकों की संस्थाओं के एक तंत्र के माध्यम से कार्य करता है। और इसके अंतर्गत देश भर में 3 सदस्य स्थानीय स्तर समितियां स्थापित करने, जहां कहीं आवश्यक हो विकलांग व्यक्तियों हित कानूनी संरक्षक तैनात करने का प्रावधान है। तो इसमें क्या किया गया है, ये जो इनके जो ऑटिज्म या फिर मानसिक मंदता से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनके लिए न्यास अधिनियम आया था 1999, और इसी के तहत 2002 में एक राष्ट्रीय न्यास जैसी संस्था की भी स्थापना की गई थी। और ये संस्था क्या कार्य करती थी, ये जो विकलांग व्यक्तियों से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं इन संस्थाओं के माध्यम से ये कार्य करता है न्याय परिषद। और इसकी 3 सदस्य की समितियां स्थापित करने, जहां कहीं आवश्यक हो विकलांग व्यक्तियों हेतु उनके कानूनी संरक्षक तैनात करने का कार्य ये करती है। अगर इसे कहीं भी लगता है इस न्याय परिषद को कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए क्या करेगी, समितियां बनाएगी, और समितियां बनाने के साथ साथ एक कानूनी संरक्षक भी तैनात करेगी कि उनके अधिकारों को वो सुनिश्चित कर पाए। और इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए या फिर उनको अधिक से अधिक अधिकार दिलाने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई हैं। तो हम यहाँ पे 7 राष्ट्रीय संस्थाएं दी गई हैं जो कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए या फिर विकलांग व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया कराने के लिए बनाई गई है। तो उसमें देखते हैं, सबसे पहले है शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली। यानी कि ये जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए उनके मतलब सुविधाओं के लिए नई दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है। और दूसरा है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान,
ये जो नेत्र से जो विकलांग व्यक्ति है, जिन्हें कम दिखाई देता है, उनके लिए एक संस्थान इंस्टीट्यूट बनाया गया है देहरादून में कि कहीं भी अगर कोई भी अगर दृष्टिबाधित व्यक्तियों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या फिर उनके अधिकार से संबंधित जो भी चीजें हैं, उसके लिए वो क्या कर सकता है, देहरादून इंस्टीट्यूट में जा सकता है और अपने अधिकारों को अधिक से अधिक वहां सुनिश्चित कर सकता है। और इसी तरह एक संस्थान बना है राष्ट्रीय आर्थोपैडिक विकलांग संस्थान कोलकाता। तो राष्ट्रीय आर्थोपैडिक विकलांग यानी कि हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, विकलांगता है अगर किसी को, तो इससे रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट बना है, वो कोलकाता में है। और इसी तरह अगर कोई मानसिक विकलांगता से ग्रसित है तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूट है सिकंदराबाद में। और इसी तरह राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान है मुंबई में। अगर मान लो किसी को सुनने में हियरिंग प्रॉब्लम है किसी को, तो इससे रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है मुंबई में। तो अगर ऐसे कोई विकलांग व्यक्ति है तो अपने अधिकारों को अधिक से अधिक सुनिश्चित करने के लिए इस इंस्टीट्यूट का सहारा ले सकते हैं। और इसी तरह है राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक में। कटक उड़ीसा के पास है, एक जगह है, तो वहां पे राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पुनर्वास ये संस्थान है जो मतलब विकलांग व्यक्ति हैं, और जो विकलांग व्यक्ति हैं और पीड़ित व्यक्ति हैं उनको फिर से उनका पुनर्वास करने के लिए, उन्हें रहने के लिए घर प्रदान करने के लिए और इन सब चीजों पे रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, विकलांग व्यक्तियों से ही रिलेटेड है, कटक में है। और इसी तरह राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई में है। और इसी तरह जिनके अंदर मल्टीपल विकलांगता है और इनके सशक्तिकरण के लिए भी एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, तो चेन्नई में है। तो इतने सारे इंस्टीट्यूट हमारे भारत देश पे काम कर रही है विकलांग व्यक्तियों को के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। तो सोच सकते हैं हमारे गवर्नमेंट ने क्या कुछ भी किया है, बहुत सारी चीजें की है विकलांग व्यक्तियों के लिए। इसी तरह दिव्यांग जनों के संबंध में राष्ट्र की कल्याणकारी नीतियां। तो अब हम लोग देखेंगे कि सरकार ने या फिर इस देश के गवर्नमेंट्स ने क्या कुछ कल्याणकारी पॉलिसीज बनाई है, क्या कुछ वेलफेयरिंग पॉलिसीज बनाई है दिव्यांग जनों के लिए, डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो सबसे पहले तो जो हमारा एक एक्ट आया था 1995 में, निःशक्त व्यक्ति अधिकार, समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 सबसे पहले गवर्नमेंट लाई थी डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो इससे कह सकते हैं गवर्नमेंट का पहला स्टेप था, ये गवर्नमेंट का सबसे पहला स्टेप था इस अधिनियम को लाने के पीछे। और क्योंकि इस अधिनियम से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं इनको समान अवसर, उनके अधिकारों को अधिक से अधिक संरक्षित करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। और इस अधिनियम में दिव्यांग जनों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। इसके लिए कल्याण और पुनर्वास के लिए निरंतर कार्य करने के उपाय उपलब्ध कराने के लिए एक वैधानिक तंत्र की जरूरत थी। यह अधिनियम सुगम्यता, नौकरियों में आरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुनर्वास पर केंद्रित रहा। ये जो अधिनियम आया था निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 1995, ये जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको कहीं भी जाने आने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो दिव्यांगजन होते हैं उन्हें चलने में प्रॉब्लम्स होती है, तो उन्हें आने जाने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए सुविधा मुहैया कराया जाना, नौकरियों में उन्हें आरक्षण देना तथा उनके स्वास्थ्य पर विशेष देखभाल ध्यान देना और उनके एजुकेशन में और उनके पुनर्वास पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया था इस अधिनियम के तहत। तो इस अधिनियम में गवर्नमेंट ने क्या किया कि दिव्यांग जनों की सुगम्यता और उनकी नौकरियों में आरक्षण, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनके पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया था इस एक्ट के तहत। तो दूसरा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आया 2016, यानी कि ये जो निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 1995 था, इसी में अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो उसी में कुछ अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, उसी के तहत आया था ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो देखेंगे कि 2016 में क्या कुछ कमियां थी 1995 के अधिनियम में, तो क्या कुछ इसे सही करके ये 2016 का अधिनियम लाए थे। तो 2016 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम में निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम जो 1995 था, उनके प्रावधानों के अनुसार इसमें दोहरे उद्देश्यों सहित सही कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भी केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को अधिनियमित किया। और 2016 में 2017 में ये जो अधिनियम था ये प्रभाव में आया।
और इस अधिनियम में सबसे पहले प्रावधान किया गया समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि सब तक एक समान शिक्षा की पहुंच हो। तो समावेशी शिक्षा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समान शिक्षा प्रदान की जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए सभी व्यक्तियों तक। तो इस पर विशेष ध्यान दिया गया समावेशी शिक्षा पर। और उसी तरह फिर पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और पुनर्वास के माध्यम से दिव्यांगजनों के पूर्ण और प्रभावी समावेश को सुनिश्चित करने का उपाय इस 2016 के अधिनियम में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में ये सारी प्रावधान की गई। यानी कि 2016 का जो अधिनियम आया था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आया था, उस पे समावेशी शिक्षा पे ज्यादा फोकस किया गया और सामाजिक सुरक्षा पे फोकस किया गया, रोजगार पे, यानी कि ये जो डिसेबल्ड पर्सन है इनके एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया, उनके पुनर्वास पे फोकस किया गया, इन सारी चीजों पर फोकस किया गया था। और पहले जो आया था 1995, वो क्या किया था, नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया था, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा और उनके पुनर्वास पर फोकस किया था। और इसी तरह 2016 वाला क्या किया कि इसमें समावेशी शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान तो था, शिक्षा में भी तो ध्यान दिया गया था, लेकिन इसमें क्या किया गया है 2016 वाले में समावेशी शिक्षा पर फोकस किया गया है। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे स्कीम भी चलाए हैं डिसेबल्ड पर्सन के लिए। तो उसी में एक स्कीम था सहायक यंत्रों उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों की सहायता, एडिप स्कीम। तो एडिप स्कीम में क्या था, जैसे कि कुछ दिव्यांगजन होते हैं जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है और कुछ को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ को चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे दिव्यांगजनों के लिए आर्टिफिशियल कुछ ऐसे अंग प्रदान किए जाते हैं उनको, या फिर वो आर्टिफिशियल जो अंग होते हैं उनका यूज करके वो अपने सुनने के लिए उन्हें कान में लगाने के लिए कुछ मशीन दिया जाता है, आंख के लिए कुछ ऐसे चश्मे का व्यवस्था किया जाता है, या फिर ऐसे चलने के लिए किसी चीज की व्यवस्था की जाती है। कुछ आर्टिफिशियल कुछ होते हैं, अंग होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो इन्हीं इंस्ट्रूमेंटों और इन्हीं यंत्रों की खरीद और फिटिंग के लिए दिव्यांगजन की सहायता के लिए एपेड स्कीम आया था। और इस स्कीम के तहत पिछले 3 वर्ष के दौरान 5,624 कैंपों के माध्यम से 760 लाख अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए 465.85 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता का उपयोग किया गवर्नमेंट ने। यानी कि इतने करोड़ रुपए का यूज करके इतने कैंपों के माध्यम से 7.60 लाख अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। और इस योजना के अंतर्गत देश भर में सुपात्र दिव्यांगों को 3,730 मोटर युक्त तिपहिए साइकिलें वितरित की गई। तो इतने कार्य हुए थे, 3,730 मोटर युक्त तिपहिया वाहन इन दिव्यांगजनों को दिया गया था एपेड स्कीम के तहत। तो गवर्नमेंट ने ही ये एपेड स्कीम लाया था। और उसी तरह एक अभी हाल ही में 2016 के बाद, मतलब 2016 के आसपास 2015 में ही ये सुगम्य भारत अभियान आया था। तो सुगम्य भारत अभियान में क्या हुआ था कि जो विकलांगजन होते हैं, ये जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, उन्हें आने जाने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे कि वो ट्रेन में कहीं यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेन तक पहुंचने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, बस पे उन्हें चढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर कहीं स्कूल कॉलेजेस में दिव्यांग लोग जा रहे हैं तो इनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी, इसमें प्रावधान किया गया था। तो ये जो स्कीम आया था, अभियान जो चला था, वो 15 दिसंबर 2015 को ये अभियान की शुरुआत की गई थी। और इस अभियान का उद्देश्य था वही कि दिव्यांगजनों के लिए एक सक्षम और बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करना। इस अभियान के तहत 3 मुख्य उद्देश्य विद्यमान वातावरण में सुगम्यता सुनिश्चित करना, परिवहन प्रणाली में सुगम्यता, वही मैंने आपको बताया कि जैसे परिवहन प्रणाली हुआ, बस हुआ, ट्रेन हुआ, ट्रक हुआ, कहीं भी कार बसेस जो भी हैं, उन्हें कहीं वहां तक पहुंचना है, सीट पर बैठना है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए स्पेशल सीढ़ी की व्यवस्था की जाएगी और या फिर उनके लिए कुछ खास प्रावधान किए जाएंगे। तो इस सुगम्य भारत अभियान में वही सब व्यवस्था की गई थी कि इन आईसीटी के माध्यम से दिव्यांगजन को सशक्त बनाएंगे कि उन्हें आने जाने में कोई भी तकलीफ ना हो। तो सुगम्य भारत का मुख्य उद्देश्य यही था। तो यहाँ मैंने आपको
सुगम्य भारत अभियान का एक लोगो भी मैंने यहाँ पे लगाया है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन सुगम्य भारत अभियान। इसी तरह एक आया था, स्कीम था सुगम्य पुस्तकालय। तो ये 2016 में एक ऑनलाइन मंच था, सुगम्य पुस्तकालय की शुरुआत की गई थी 2016 में। और यहाँ क्या हुआ था कि जो दिव्यांगजन है वो इंटरनेट के माध्यम से इन पुस्तकालयों के माध्यम से अधिक से अधिक पुस्तकों को पढ़ सके। तो ये सुगम कि उन्हें कहीं आने जाने की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे ना फेस करना पड़े, इंटरनेट पे ही सारे बुक्स अवेलेबल हो जाए और वो पढ़ के अपनी नॉलेज को इनहेंस कर पाए, इसके लिए सुगम्य पुस्तकालय की व्यवस्था की गई थी। और इसी तरह सुगम्य पुस्तकालय में नेत्रहीन व्यक्ति भी अपनी पसंद के किसी भी उपकरण जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि का प्रयोग कर ब्रेल डिस्प्ले की मदद से पढ़ सकते हैं, इसकी व्यवस्था हुई थी। सुगम्य पुस्तकालय में स्पेशल दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें अवेलेबल कराना, और जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सुनने में असमर्थ है या फिर कोई देखने में असमर्थ है तो उनके लिए ब्रेल लिपि में ब्रेल डिस्प्ले की मदद से उनके लिए ये प्रोवाइड किए थे। और उसी तरह आया था एक यूआईडी कार्ड आया था। तो ये यूआईडी कार्ड जो था ये भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांगजन पहचान यूआईडी कार्ड, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है उसी तरह एक यूआईडी कार्ड चलाया था गवर्नमेंट ने दिव्यांगजनों के लिए, उनकी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए। और दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में इससे मदद मिलती थी। और इस तरह क्या होता था कि वो अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग कार्य के लिए जो अलग अलग सर्टिफिकेट रखते थे ये दिव्यांगजन व्यक्ति, उससे निजात मिला। एक यूआईडी कार्ड आप दिखा देंगे, आपको जो भी सुविधाएं मिली हैं, यानी कि विकलांग व्यक्तियों को जो भी सुविधाएं प्राप्त हैं वो सब इसे मिल जाएंगी। और इसके तहत विकलांगजन को विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे यूआईडी कार्ड के तहत। और इसी तरह आया था एक स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन स्कीम आया था, गवर्नमेंट ने चालू किया था इसे। दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई थी। जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं इनके स्किल को प्रशिक्षित करने के लिए, इनके स्किल को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम की शुरुआत की थी। और इसमें क्या हुआ था कि 5 लाख जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं उनके कौशल प्रशिक्षण, उनके कौशल स्किल को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया था गवर्नमेंट ने। और इसका उद्देश्य था, ये स्वावलंबन योजना है, इसका उद्देश्य था कि 2022 तक 25 लाख दिव्यांगजनों को स्किल प्रोवाइड किया जाए या फिर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तो स्वावलंबन योजना में क्या था, दिव्यांगजनों को के स्किल को प्रमोट करना, उनके स्किल को बढ़ाना, उन्हें प्रशिक्षित करना, जिससे कि वो स्वयं रोजगार उत्पन्न कर सके या फिर मतलब रोजगार को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये स्वावलंबन योजना चलाया था। और अब देखेंगे कि क्या कुछ समस्याएं हैं दिव्यांगजन व्यक्तियों के साथ। तो इतने सारे प्रावधान करने के बावजूद हमारे गवर्नमेंट ने दिव्यांगजनों के लिए इतने सारे स्कीमें निकाली हैं, इतनी संस्थाएं बनाई हैं और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पे अधिनियम बनाते रहती है और उस अधिनियम में संशोधन करते रहती हैं। उसके बावजूद भी अनेक समस्याएं आज भी आपको देखने को मिलता होगा दिव्यांगजनों के संबंध में। तो जिस तरह इसी तरह क्या है कि सरकारी नौकरियों में भी दिव्यांगजन व्यक्तियों को जो आरक्षण मिला है 3% और अब इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। तो इसमें क्या होता है कि सीटों में लगभग 1% सीटों पर ही भर्तियां हो पाती हैं और बाकी भर्तियां ऐसे ही रह जाती हैं, या फिर उसके प्रति लोगों में जागरूकता, जो दिव्यांगजन है उनमें जागरूकता की कमी है, और या फिर जागरूकता होने के बावजूद वो उनकी पहुंच वहां तक नहीं हो पाती है, या फिर कागज वर्क, ये सारे वर्क इतने हैं कि वो लोग उन सुविधाओं का अच्छे से लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में।
और फिर क्या है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में अभी भी 73% से अधिक दिव्यांगजन श्रम शक्ति के दायरे से बाहर है। तो ये ILO का रिपोर्ट है। उन्होंने बताया था कि दिव्यांगजन जो है 73% ऐसे दिव्यांगजन है जो श्रम शक्ति के दायरे से बाहर है, यानी कि वो किसी भी तरह का रोजगार या कार्य नहीं कर रहे हैं। और जो मानसिक रूप से अक्षम लोग हैं, जो दिव्यांग महिलाएं हैं, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, वो लोग और दिव्यांगजनों से ज्यादा उपेक्षित हैं। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो दिव्यांग हैं या फिर जो महिला दिव्यांग हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कीम आते हैं वो उनके प्रति, वो जो दिव्यांगजन है जो गांव में रहते हैं वो अवेयर ही नहीं है, जागरूक ही नहीं है, और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वो अपने अधिकारों के प्रति भी अभी ज्यादा जागरूक नहीं है। तो सबसे ज्यादा उपेक्षित तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही हैं। और इसी तरह सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने हेतु कई कदम उठाने के बावजूद आधे से अधिक दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। सरकार बहुत ज्यादा प्रमोट करती है कि जो दिव्यांगजन है इसलिए उनको आरक्षण प्रदान की गई है। सुगम्य भारत योजना चलाया गया जिससे कि बच्चों के लिए निचली फ्लोर पे ही उनकी कक्षाएं चले, और भी बसेस, ट्रेन्स, और इसमें जो दिव्यांगजन व्यक्ति हैं इनको वहां तक पहुंचने के लिए बस में उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े, इसके लिए गवर्नमेंट ने सुगम्य भारत अभियान चलाया। इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इन्हीं सभी कारणों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सुगम्यता का अभाव विकलांगों के साथ साथ बुजुर्ग यात्रियों के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सुगम्य भारत अभियान तो चलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसको उनके अधिकारों को अभी भी सुनिश्चित नहीं कर पाए, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट जो स्कीम चलाई है उसके तहत हम अभी भी वो सारी व्यवस्थाएं नहीं कर पाए हैं जिससे इन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके, या फिर इन्हें किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े। तो अभी भी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान कैसे किया जाए? ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया में जो है चल रहे हैं, इसका समाधान क्या होगा यही हम देखते हैं। तो ये जो नया अधिनियम आया था, मानसिक रूप से विकलांग दिव्यांग महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो दिव्यांगजन है, इनकी चिंताओं के साथ साथ रोजगार चिंताओं को भी संज्ञान में लिया गया। 2016 का जो अमेंडमेंट हुआ या फिर जो अभी हाल ही में अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि क्या कुछ अधिनियम में क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें देख करके उसे समय समय पर उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। और ये सुधार तभी संभव है जब प्रावधानों का समुचित अनुपालन हो, यानी कि केवल कागजी कार्यवाही ना हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को खास ध्यान देने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट के साथ साथ जितने भी अधिकारी जन हैं उनको भी उनका साथ देना होगा। और इसी तरह दिव्यांगजनों की सहायता और सहायक उपकरणों के संबंध में अनुसंधान और विकास को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे कि जो आंख से जिन व्यक्तियों को नहीं दिखाई देता है, यानी कि जो दृष्टिबाधित दिव्यांगजन है या फिर सुनने में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उनके लिए रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, जिससे कि एक नए नए इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार हो, और फिर नए नए इंस्ट्रूमेंट के विकास होने के साथ साथ उनकी जो समस्याएं हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा निजात पाया जाएगा। तो गवर्नमेंट को रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देना होगा। और इसी तरह यदि शिक्षा के अधिकार को अक्षरशः कार्यान्वित किया जाए तो दिव्यांग बच्चों के स्कूल ना जाने की स्थिति बदल सकती है, जबकि नया अधिनियम भी शिक्षा संबंधी सुधारों की बात करता है। तो ये जो 2016 का अमेंडमेंट हुआ था, या फिर कह सकते हैं जो अमेंडमेंट्स होती हैं, वो कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है, शिक्षा में सुधारों की बात कर रहा है। तो काफी कुछ सुधार जैसे वो बात कर रहा है तो उसे इम्प्लीमेंट भी करे, ये चीज देखनी चाहिए। और इसी साथ ही स्मार्ट सिटी और शहरी सुविधाओं की बेहतरी पर जोर देते हुए दिव्यांगजनों की चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो जैसे हम स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये बनाते समय हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि अगर दिव्यांगजन यहाँ रहते हैं
तो उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं और उनका हम कैसे उन समस्याओं को कम करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था उस स्मार्ट सिटीज में होनी चाहिए। और रेलवे तथा स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए सुगम बनाने के लिए जो सुगम भारत अभियान चालू हुआ था या फिर और भी जितने कार्यक्रम चलाने चाहिए। पोर्टेबल स्टेप सीढ़ी जैसे उपायों को आजमाना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए दिव्यांगजनों के लिए। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में राइट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के बारे में पढ़ा और देखा कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं और गवर्नमेंट ने क्या कुछ स्कीमें बनाई हैं उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए, तथा कैसे कैसे अधिनियम बनाए हैं, कैसे अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट उसमें बार बार सुधार करती रहती है, और फिर भी क्या कुछ समस्याएं अभी भी व्याप्त हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है, किस तरह गवर्नमेंट को और हमारे अधिकारी जनों को कार्य करना चाहिए, तो जिससे कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके अधिकारों को फिर से अधिक सुनिश्चित करें। तो इसके लिए कैसे क्या कार्य करना है, इन सारी बातों को हमने अपने इस लेक्चर में देखा और पढ़ा। तो इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को उनके मानवाधिकार के बारे में जानना चाहिए, उससे संबंधित क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, इन सब चीजों को जानना और समझना चाहिए। तो उसी कड़ी में हमारा भी एक प्रयास है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।